आज इस वीडियो हम कैपेसिटर से संबंधित बहुत सारी जानकारी सीखने वाले हैं। बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर जो है उसका जो इन्वेंशंस किया, जो आविष्कार किया था वो थे आपके साइंटिस्ट इवार्ड गॉर, इवॉल्ड जॉर्ज वॉन कैलिस्ट। यह पैसिव एक कंपोनेंट होता है। कैसा कंपोनेंट है? पैसिव कंपोनेंट है। ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी कंडक्टर के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके चालक के धारिता में वृद्धि करती है। तो ध्यान रख लेना, यह स्टेटमेंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज देकर पूछा गया है। ये एक ऐसा युक्ति है, एक डिवाइस है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, कोई कंडक्टर उसके आकार में साइज में बिना वृद्धि किए आवेश को स्थिर मात्रा पर, आवेश को कैसे रखा जाए? कांस्टेंट या स्थिर रखकर उसके पोटेंशियल में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि करता है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और कई बार आप इस प्रकार के स्टेटमेंट को देखकर क्या करते हो, पहचान नहीं पाते हो कि ये कैपेसिटर नामक कैंडिडेट है कि नहीं। नेक्स्ट, इसका जो मेन उपयोग होता है विद्युत आवेश एवं विद्युत ऊर्जा की बड़ी मात्रा में स्टोरेज करने के लिए होता है। तो कोई पूछ ले आपके कि भाई कैपेसिटर जो होता है इसका मेन उपयोग, मेन जो यूज होता है, तो आपको बताना है सर विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा की बड़ी मात्रा में स्टोरेज करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। अब यहाँ देखते हैं इसका जो सिंबल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर कैपेसिटर आपका नॉन पोलराइज्ड है, नॉन पोलराइज जिस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव धनावेश व ऋणावेश की कोई पहचान नहीं है, तो वह आपका फिक्स्ड कैपेसिटर या नॉन पोलराइज कहलाएगा। और जबकि पोलराइज है तो उस पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कैपेसिटर आपके फिक्स्ड कैपेसिटर हो गए, पोलराइज कैपेसिटर हो गए, वेरिएबल कैपेसिटर हो गए। तो इस तरीके कई बार सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट, इसी संबंध में हमने और भी सिंबल दिखाए हैं कि अगर नॉन पोलराइज कैपेसिटर, उसका सिंबल इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से, तो ध्यान रखना है। अब बॉक्स टाइप में यहाँ मैंने लिखा है कि 1 फैरेड किसके बराबर होता है? 9 × 10⁻11 ESU, 9648.34 कूलम, और ए और बी दोनों, और डी 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ आंसर होने वाला है आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट आता है, इसको व्यक्त किया जाता है, इसको सी से व्यक्त किया जाता है। मात्रक जो होता है फैरेड और केवीआर भी होता है। अब फैरेड जो होता है एक बड़ा मात्रक होता है कैपेसिटेंस का, और उससे छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो फैरेड में आपका मिली फैरेड, नैनो फैरेड, ये सब छोटे मात्रक होते हैं। तो और भी आपको बता दूँ, फैरेड के अलावा इसकी यूनिट EAC भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होती है, CGS यूनिट होती है। और केवीआर जो यूनिट होती है, जब कैपेसिटर का यूज पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लिया जाता है, तब वहाँ पर रेटिंग इनकी फैरेड में ना लेकर किस में ली जाती है? केवीआर में ली जाती है। तो बच्चे ध्यान रखना है, यह भी आपके सवाल कई बार मोस्टली पूछे जा रहे हैं, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। नेक्स्ट देखें, अन्य नाम जो होता है इसका आवेश संचय युक्ति, कंडेंसर, विद्युत ऊर्जा संग्रहण युक्ति। और गांव में आजकल जो लोकल पर्पज है वह इसको सेल के नाम देना है, तो सेल नहीं बोलना है बच्चों आपको। आवेश संचय युक्ति और कंडेंसर या विद्युत ऊर्जा संग्रहण युक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है संधारित्र पर जो टोटल चार्ज शून्य के बराबर होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई कैपेसिटर जो होता है उस कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितनी वैल्यू होती है, तो आपको क्या कहना है? शून्य के बराबर। अब आपसे पूछ ले क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज, जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट पर होगा, और लेकिन उनकी प्रकृति जो होगी चेंज होगी। अगर एक पर प्लस होगा तो दूसरे पर माइनस होगा। मान चलो इस पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और ठीक है ना, प्लस वाले पर, और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो अब इसका दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट देखें, एक कैपेसिटर इस सिद्धांत पर काम करता है कि कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कंडक्टर के समीप लाने पर उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। समझ में आया?
एक कैपेसिटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक चालक के कैपेसिटेंस को, चालक की धारता को एक चालक के समीप लाने पर उसकी क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ दिखाया हुआ कैपेसिटर में देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखें, फिगर अनुसार किसी आवेश चालक के निकट अन्य भू संपर्कित चालक लाने पर चालक की धारता में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो यहाँ दिखा रखा है, देखिए आपका नेक्स्ट देखें, कैपेसिटिव प्लेटों की आकृति आयताकार, बेलनाकार या गोलाकार भी हो सकती है। बच्चों ध्यान रखना, कैपेसिटर की जो प्लेट होती है आकृति को आयताकार, बेलनाकार या गोलाकार भी हो सकती हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है प्लेटों के साइज है, प्लेटों का आकार है, प्लेटों की मध्य दूरी है, प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहाँ मैंने इसको जो स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होता है वो प्लेटों क्या होता है, क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होता है। किसी कैपेसिटर कैपेसिटेंस जो होता है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल इनवर्सली होता है। किसी कैपेसिटर कैपेसिटेंस जो होता है प्लेटों की संख्या क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वह उपयोग में लिए जाने वाले परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज, शुद्ध तेल आदि के प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चे ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस पर आधारित होते हैं कैपेसिटर। ये एसी पर एक बंद परपथ की भांति व्यवहार करते हैं और डीसी पर ओपन परपथ की भांति व्यवहार करते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसका रीजन्स है बहुत सारे जो हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे और इनको डिटेल से, तो वहाँ इसको हम बताएंगे। नेक्स्ट देखें, किसी कैपेसिटर द्वारा स्टोरेज किया गया इलेक्ट्रिक चार्ज उस कैपेसिटर सिरों पर आरोपित वोल्ट तक क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट से संबंधित आपके खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना कि कोई भी कैपेसिटर को अगर सप्लाई दी जाए तो उस कैपेसिटर में आवेश एकत्रित होते हैं। वह आवेश जो होते हैं दी गई वोल्टेज क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जब मैं इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाता हूँ इसको, तो यहाँ पर सी एक स्थिरांक वैल्यू निकल के आता है। तो ध्यान रख लेना, इसको C बराबर Q/V बोल सकते हैं। कहने का मतलब है स्थिरांक वैल्यू जो होती है आवेश और वोल्टता की क्या होती है, अनुपातिक होती है। नेक्स्ट, कैपेसिटर दिखाया, ये प्लेट, एक प्लेट ये, और इनके बीच में जो भरा ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ। ध्यान रख लेना बच्चों। और परावैद्युत पदार्थ अगर वायु यूज में लेते हैं तो उसका मान 1 होगा, अन्य माध्यम लेते हैं तो उसका मान 2 से लेकर 81 तक होता है। तो बच्चे ध्यान रखना इनको, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन सब पूछ लिए गए हैं। चालकों की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। चालक जो होते हैं उनकी प्रकृति के आधार, मतलब प्लेट जो होती हैं उन प्लेटों के आधार की प्रकृति के आधार 3 प्रकार, समांतर प्लेट, गोलीय कैपेसिटर, बेलनाकार कैपेसिटर। तो समांतर प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान प्लेटों के क्षेत्रफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब समानुपाती, उनके मध्य दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 8.854 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। तो A यहाँ पर क्या हो, प्लेटों का क्षेत्रफल होगा और D होगा प्लेटों के मध्य की दूरी। तो बच्चे ध्यान रख लेना, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिया कि अगर किसी प्लेटों का एरिया बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी कैपेसिटेंस मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। यदि किसी कैपेसिटर की प्लेटों की मोटाई को कम कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगा। तो कई क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं आपको। समांतर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आसानी से प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट के माध्यम से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। जब समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की 2 धातु प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर हों, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो यह अरेंजमेंट समांतर प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। तो बच्चे ध्यान रख लेना,
ऐसी स्थिति बने तो ये कंडीशन, तो प्लेटों के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर समांतर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान रहता है। तो प्लेटों के मध्य भाग में प्रत्येक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात। इस कैपेसिटर के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित करती हैं और वक्रीकर्व हो जाती हैं और विद्युत क्षेत्र असमान होता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं, लेकिन उपांत प्रभाव नगण्य माना जाता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट हम इन थ्योरी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो देखें। एक समांतर प्लेट की प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा इनकी मध्य दूरी D है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों की मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो कैपेसिटी धारिता पहले की तुलना में कितनी होगी? 4 ऑप्शन, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 10 कूलम। तो राइट आंसर क्या होने वाला है देखो। तो मैंने ट्रिकी से निकाला C2 इक्वल टू N स्क्वायर इंटू C1, तो यहाँ आपका गया 4C1। तो राइट आंसर तो यहाँ हो गया। अब इसको अपन थोड़ा डिस्क्राइब करके करना चाहें तो देखें। पहले की अपेक्षा जो एरिया है वो क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, और व्यास क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अब बताइए कैपेसिटी धारिता कितनी होगी। इसका मतलब पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D2। तो अपन को बस सिर्फ वैल्यू रखनी है। A2 की वैल्यू कितनी है 2A1 और D2 की वैल्यू कितनी है आपकी D1/2। रखने के बाद में आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह वैल्यू निकल के आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। परस्पर 1 mm दूरी पर स्थित दो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकतियाँ हैं तैयार की गई, तो धारिता कितनी होगी? तो बच्चों यह भी आपको अच्छा क्वेश्चन है और पूछ लिया गया है क्वेश्चन। देखें तो जैसे कह रहा है उसी के अनुसार वैल्यू रखें। तो धारिता निकालनी है हम लोगों को। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 लिख दिया। और एरिया जो दे रखा है वो एरिया कितने दे रखा है, 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। तो यहाँ पर A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A बराबर πr²। आपको पता है आर की वैल्यू कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदल देंगे तो 5 × 10⁻² करेंगे। तो ये आर इसका लग रहा है तो इसका लगा दिया, सॉल्व किया, आंसर डिटरमाइन हो। आंशिक भरे परावैद्युत पदार्थ सिग्मा r मोटाई T के अनुसार प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो ध्यान रखना बच्चों कि अगर कैपेसिटर जो है उस कैपेसिटर के, जैसे ये कैपेसिटर है आपका और ये आपका यहाँ पर भरा जाने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ। तो ये क्या है आपका परावैद्युत पदार्थ। इस परावैद्युत में आंशिक रूप से कुछ भरा जाए और कहा जाए कि कैपेसिटी धारिता कितनी होगी, तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R फॉर्मूला के माध्यम से वैल्यू ज्ञात कर लेनी। पार्शियली का मतलब बहुत कम मात्रा में। तो A की वैल्यू क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, T प्लेटों की मध्य दूरी और T प्लेट की मोटाई। नेक्स्ट, भिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हों और भरे हों तो उस समय निकालने के लिए फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। बच्चों कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में चीज क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो वहाँ से कई बार इन पर डाटा देखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता, अगर कोई कैपेसिटर उस कैपेसिटी प्लेट गोल के रूप में है, एक सर्कुलर के रूप में, एक स्फेरिकल के रूप में है, तो उसकी धारिता निर्वात में है तो 4π एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 - R2। और माध्यम में है तो CM बराबर मीडियम, CM बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R1 - R2। तो बच्चों ध्यान रखना है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे
जाते हैं और कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिए गए हैं। अब आते कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज होती है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज संधारित्र में चार्ज करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य कैपेसिटर की प्लेट के बिटवीन स्थिर विद्युत स्थितिज पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में स्टोरेज हो जाता है। कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन, कैपेसिटर प्लेट जो होती है उनके मध्य में एक स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी रूप में स्टोरेज हो जाता है, जिसे इस ऊर्जा को बताता है। कौन सी ऊर्जा बताता है? एनर्जी स्टोरेज को। और इसको ज्ञान करने का फॉर्मूला U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर बराबर 1/2 क्यू। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट जो है, उस पैरेलल प्लेट का अगर ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए सूत्र ऊर्जा घनत्व बराबर एकांक आयतन की ऊर्जा बटे एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आवेशों के पुनर्वितरण प्रक्रिया में आवेश चालक तार में फ्लो होता है। आवेशों के पुनर्वितरण बोल सकते हैं पर रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया में आवेश चालक तार से फ्लो होता है। फलस्वरूप ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में विकृत हो जाती है और एनर्जी लॉस होता है। ऐसा चालक तार के रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो बच्चों ध्यान रख लेना, अगर कैपेसिटर में एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? चालक तार के रेजिस्टेंस का कारण। तो यहाँ हमने वही फार्मूला का जिक्र किया है और फार्मूला को इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि कंपटीशन में मोस्टली करके डिस्क्राइब नहीं पूछा था, वह आपका शॉर्ट एंड टर्म्स से आपको नॉलेज जानना चाहता है। तो डेल यू इक्वल 1/2 C1 C2 अपन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह ऊर्जा हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग इसके माध्यम से पता कर पाए। तो नेक्स्ट, कैपेसिटर जो होता है आप लोगों का, इस कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर के कई संयोजन होते हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल, मिक्सर, स्टार और डेल्टा। तो बच्चों ये था कैपेसिटर संबंधी बेसिक जानकारी जो आप लोगों ने आज इस वीडियो में सीखी। तो बच्चों लगातार हमसे जुड़ी रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अगर कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ अगर आपको दिखता है तो आप प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में सहयोग करें, और उस कमी या उस प्रॉब्लम को मेरे सामने कमेंट्स बॉक्स में लिख कर डालें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।